हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा माय नेम इज आदर्श राय एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। एंड गाइस, हम लोग एक बहुत बढ़िया सा बैच रन कर रहे हैं पराक्रम नीट 2024 देने वाले बच्चों के लिए, मतलब ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए जिनका नीट 2023 का एग्जाम किसी वजह से बहुत अच्छा नहीं गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और जिस वजह से उनका स्कोर वो पर्टिकुलर मार्क्स तक नहीं पहुंच पाया जिससे उनकी रैंक निकलेगी। सो उन सारे बच्चों के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज रन की जा रही है इन्फिनिटी लर्न के द्वारा, जिसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट, रैंक निकालने वाला कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड आपसे बस एक ही चीज उम्मीद की जा रही है कि आप डेडिकेटेडली क्लासेस अटेंड करें। जितने भी लोग प्रीवियसली सेशंस को देखते आए हैं, डेफिनेटली उन्होंने ये रिव्यू दिया है कि यस, उनको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इनसाइट मिला है, एक इंप्रूवमेंट मिला है उनके स्कोर में। एंड आई सपोज आप सभी को जो जो देखेंगे और देखते आए हैं उन्हें काफी एनहांसमेंट भी मिल रही होगी अपने सिलेबस में, अपने कवरेज में, और काफी सारी डिटेल्ड एनालिसिस मिल रही होगी कि सवाल किस टाइप के आते हैं। सो गाइस, देखो यार, सिंपल सी चीज है, नीट निकालना है, कोई भी एग्जाम निकालना है, एक सिंपल सा एस्पेक्ट हमेशा याद रहना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ना तो चाहिए लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है और उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मुझे क्या स्टडी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। सो ये सब एनालिसिस, ये सब स्ट्रैटेजीज ये एक्सपीरियंस से आती हैं। और अगर आप बढ़िया से एक्सपीरियंस के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं तो एग्जाम तो निकलेगा ही, श्योर शॉर्ट बात है, एग्जाम तो निकलेगा ही। सो आज इसी के साथ, इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमने इसके प्रीवियस सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें की थी, जहां हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की क्या होती है। फिर हमने उससे रिलेटेड सवाल जवाब करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था। तो हमने लास्ट सेशन तक, आप प्लीज प्लेलिस्ट में पराक्रम की देख लेना, जो हमारा पिछला सेशन हुआ था, हमने वहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी डिफाइन कर लिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, एक चार्ज की वजह से आर दूरी पे, साथ ही साथ मल्टीपल चार्जेस की वजह से आर दूरी पे कितना होता है। और उसके बाद आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे ही बहुत अच्छा डिस्कशन, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नियर बाय रीजन में कितना कितना होता है, और बहुत ही लाजवाब से सवाल जो कि नीट में पूछे जा चुके हैं। सो मजा आ जाएगा पूरे सेशन में, बहुत अच्छा एनालिसिस मिलेगा सेशन में और क्वालिटी चीजें मिलेंगी आपको, जिससे आपका रियल में एनहांसमेंट हो जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। समझो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर होता है क्लास 12th का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रबल फेस करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि मतलब बेसिकली एक जो सबसे मेन प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स वो ये होते हैं कि यार वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि सवाल को करना किस तरीके से। और मैं जैसा बताता आया हूं, इस पर्टिकुलर चीज को एस करने का एकमात्र तरीका यही होता है कि सवाल लगाओ, सवाल लगाओ, अलग अलग लैंग्वेज के लगाओ। नीट का एग्जाम लैंग्वेज पूछता है, लैंग्वेज से खेलता है, तो लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, सवाल को देख के समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये चीज करनी है इस पर्टिकुलर सवाल में। सो इस टाइप के एनालिसिस हम डेफिनेटली करेंगे यहां पे, और स्टार्ट ही करते सेशन को इस पर्टिकुलर बहुत प्यारे से क्वेश्चन से जो कि एआईपीएमटी 2012 में पूछा गया है। अब देखो, शुरू करने से पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं पिछले सेशन की बातें। सो पिछले सेशन में हमने एक चार्ज क्यू की वजह से पोटेंशियल पता किया था आर दूरी पे, और वो होता था के क्यू बाय आर के बराबर, है ना, वो होता था आर डिस्टेंस दूर जो पोटेंशियल होता था दैट वाज इक्वल टू के क्यू बाय आर। और ये किसकी वजह से, एक कोई भी चार्ज आप क्यू ले लो और उससे आर दूरी पे अगर आप जाओगे, आर दूरी पे आप जाओगे तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज गोइंग टू बी के क्यू बाय आर। सिंपल सी चीज, ओके सर, बढ़िया। साथ ही साथ अगर बहुत सारे चार्जेस हो जाएंगे तो फिर के क्यू वन बाय आर वन प्लस के क्यू टू बाय आर टू प्लस के क्यू थ्री बाय आर टू, इस हिसाब से ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो क्यू की जो वैल्यू होती है वो साइन से हित आती है, मतलब प्लस क्यू तो प्लस क्यू, माइनस क्यू तो माइनस क्यू। ओके सर, बढ़िया। अब उसके बाद अगर मान लो आपने V कैसे डिफाइन किया था, तो V डिफाइन करने का जो तरीका था वो था पोटेंशियल एनर्जी बाय द टेस्ट चार्ज Q।
सो यहां से एक चीज ये भी समझ सकता हूं कि डेल्टा वी विल बी इक्वल टू डेल्टा यू बाय क्यू। और डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू होता है मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो डेल्टा वी हो जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय क्यू। तो यहां से एक और फॉर्मूला बहुत बढ़िया से निकल के आता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। आई सपोज आप सभी ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन याद रखोगे, क्योंकि यार देखो आज के सेशन में क्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से सवाल बहुत सारे आएंगे। ठीक है, सो नैना गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, क्या हाल है आपके? सो यहां पे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता कितना है इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, उससे रिलेटेड सवाल काफी सारे आएंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना भी चाहिए और जानेंगे भी हम कैसे इसके सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आओ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि चार चार्जेस हैं यार, प्लस क्यू, माइनस क्यू, टू क्यू एंड टू कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज जीरो। सर एक क्वेश्चन है, बताइए नैना जी क्या क्वेश्चन है आपका? कैसी हैं आप, बताइए क्वेश्चन बताइए आपका। तो ये चार चार्जेस है, प्लस क्यू, माइनस क्यू, टू क्यू एंड टू कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज जीरो। चलो सवाल बनाते हैं पहले तो यहाँ पे एक स्क्वायर रखा हुआ है, एक स्क्वायर रखा हुआ है। स्क्वायर क्या है भाई? माइनस क्यू है, माइनस कैपिटल क्यू, फिर ये माइनस क्यू, फिर हो गया टू स्मॉल क्यू और टू कैपिटल क्यू, टू स्मॉल क्यू और टू कैपिटल क्यू, और दो नेगेटिव है और ये दो पॉजिटिव है। ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया। अब क्या करना है यार, मेरे को क्वेश्चन का केस ये बोल रहा है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में रिलेशन बता दो जिससे कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे पोटेंशियल शून्य हो जाए, मतलब यहां पे इसका जो पोटेंशियल है वो शून्य हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, स्क्वायर है तो इसकी एक साइड लेंथ मान लेता हूं मैं ए, और सारी जो साइड्स हैं वो ए के बराबर ही होंगी, और ये जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? ये टोटल दूरी रूट टू ए होती, तो ये कितना हो जाएगा? रूट टू ए बाय टू, यानी ए बाय रूट टू, रूट टू ए बाय टू यानी ए बाय रूट टू। सो ए बाय रूट टू ये दूरी हो गई, ये भी वही दूरी हो गई, ये भी वही दूरी हो गई, ये चारों दूरियां वही। अब सेंटर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा सबकी वजह से वो कितना हो जाएगा? सो नेट पोटेंशियल जो होगा सबकी वजह से दैट इज गोइंग टू बी, देखो इस माइनस क्यू की वजह से हो जाएगा, सो के माइनस क्यू अपॉन ए बाय रूट टू, फिर इस माइनस क्यू की वजह से प्लस के माइनस क्यू अपॉन ए बाय रूट टू, फिर इस टू क्यू और स्मॉल टू क्यू की वजह से सो के टू स्मॉल क्यू अपॉन ए बाय रूट टू प्लस के टू कैपिटल क्यू अपॉन ए बाय रूट टू, और ये सबकी वजह से कितना है पोटेंशियल? दिस पोटेंशियल इज टर्निंग आउट टू बी जीरो। क्लियर? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अब देखो ये ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू और ए बाय रूट टू सबसे जीरो, ऐसी के भी सबसे मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आएगा कि माइनस क्यू प्लस माइनस स्मॉल क्यू, तो ये टू क्यू प्लस कैपिटल क्यू, तो ये देखो ये आ गया। हाँ जी, ये यहाँ पे सेम सीन ये बन जाएगा कि प्लस क्यू, टू क्यू में से माइनस क्यू जाएगा तो प्लस क्यू, और टू स्मॉल क्यू में से माइनस क्यू जाएगा तो माइनस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू जीरो। सो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है कि कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल क्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन क्रमांक ए, ऑप्शन क्रमांक ए इज द करेक्ट आंसर हुआ है। सिंपल सा केस, सिंपल सा क्वेश्चन, एनालिसिस देख सकते हो आप। इस तरीके से हमें करना है कि बस ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, माइनस क्यू माइनस स्मॉल क्यू माइनस टू स्मॉल क्यू प्लस टू क्यू, तो प्लस टू क्यू माइनस कैपिटल क्यू हो जाएगा क्यू, और प्लस टू क्यू माइनस क्यू हो जाएगा स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू जीरो। सो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ स्मॉल क्यू के बराबर, और वही मेरा आंसर था ऑप्शन क्रमांक ए। ठीक है, एआईपीएमटी 2012 का सवाल है, बड़ा सरल सा, बड़ा इजी सा, बट हमने बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर दी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो कि मैंने अभी समझा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी के बराबर। ठीक है,
ये जो कॉन्सेप्ट है इसी पे सवाल बेस्ड है। आओ देखते हैं क्या सवाल है कि चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पे दो चार्जेस रखे, इधर रखा है प्लस क्यू, इधर रखा है माइनस क्यू, ठीक है। विच आर एट अ डिस्टेंस 2l अपार्ट, 2l की दूरी है इनके बीच में, ठीक है। C इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, मिड पॉइंट है, यानी ये यहां से L और यहां से L दूरी पे है। The work done in moving a charge plus Q along the semicircle CRD, CRD इस पे पहले तो डिस्टेंसेस लिख लो यार, तो ये L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा, और इसके अलोंग जो मेरा एक चार्ज है उसको मूव करा रहा हूं, राइट। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q along the semicircle CRD is, सिंपल सी चीज, ये एनालिसिस करना है, बड़े आसानी से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। देखो सिंपल सी चीज ये है कि कौन सा चार्ज मूव कर रहे हो तुम, चार्ज मूव कर रहे हो प्लस क्यू, तुम चार्ज मूव कर रहे हो प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है सर। अब प्लस कैपिटल क्यू इनटू चेंज इन पोटेंशियल, मतलब फाइनल पोटेंशियल ये है और इनिशियल पोटेंशियल ये है, समझ रहे हो। ये मेरा क्या हो गया, दिस इज बेसिकली माय फाइनल पोटेंशियल एंड दिस इज बेसिकली माय इनिशियल पोटेंशियल, समझ रहे हो। ये फाइनल पोटेंशियल, ये इनिशियल पोटेंशियल। सो जो Q इंटू डेल्टा V होगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू Q, कौन सा चार्ज मूव करा रहे हो, कैपिटल Q, और फाइनल माइनस इनिशियल VF माइनस VI। ओके सर, ठीक है। V फाइनल इधर है, V इनिशियल इधर है, ओके। V फाइनल निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो V फाइनल जो होगा इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। अब ये दूरी कितनी हो जाएगी और ये दूरी कितनी हो जाएगी, अरे भाई तो देखो सिंपल सी चीज है यार, ये L बता रहे हो तो पूरा का पूरा एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस जो हो जाएगा L ही हो जाएगा, तो इस चार्ज से दूरी 3L और इस चार्ज से दूरी L, सिंपल सी चीज। और उन दोनों पे चार्जेस कौन कौन से थे, प्लस Q और माइनस Q। सो VF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VF की वैल्यू हो जाएगी K, VF की वैल्यू मतलब कहां पे, इस फाइनल पॉइंट पे। सो K Q बाय 3L माइनस K Q बाय L, ठीक है। इसकी वजह से कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसकी वजह से देखो यहां लिख देता हूं अलग से, VF की वैल्यू हो जाएगी प्लस Q की वजह से होगी K Q बाय 3L, और इस नेगेटिव Q की वजह से होगी कितनी, प्लस ऑफ K माइनस Q अपॉन L, क्योंकि L दूरी पे। ऐसे इनिशियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट पे देखोगे तो इस प्लस Q की वजह से K Q बाय L और इसकी वजह से K ऑफ माइनस Q बाय L, क्योंकि मात्र K Q बाय R होता है और जो भी साइन होता है वो एज इट इज वहां पे रखा जाता है। सर नीट बहुत हार्ड होती है क्या, नीट की तैयारी 12 से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, 12 से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिल्कुल नैना, देखो नीट की तैयारी बहुत हार्ड नहीं होती, बहुत एक्सटेंसिव होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी बड़ा सिलेबस कवर करना रहता है एंड उस सिलेबस को बेसिकली मेमोराइज करना रहता है, इतनी बार रिवाइज करना पड़ता है कि वो चीज आपके मेमोरी में इनफीड हो जाए, समझ रहे हो। और इसमें आपका जो गेम चेंजिंग चीजें होती हैं उसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि नीट के जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो बायो या जूलॉजी और बॉटनी को बड़े आसानी से कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक केस कर लेते हैं, बट फिजिक्स में हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, है ना। सो अगर आपने स्टार्ट की नहीं है अपनी प्रिपरेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास 12 से भी कर सकते हो। क्लास 12 पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना एंड क्लास 11th पे बाद में फोकस करना, और बहुत स्ट्रैटेजिकली आप इस चीज को एग्जीक्यूट करोगे तो डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। 12वीं से बिल्कुल आप तैयारी का स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई सपोज 12 से आपका मतलब क्लास 12 होगा, 12 PM नहीं है ना, क्यों नैना जी 12 से आपका मतलब 12 PM तो नहीं है, 12th क्लास से आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। देखो सो V इनिशियल कितना हो जाएगा, K कैपिटल स्मॉल Q बाय L, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज है प्लस Q और यहाँ पे कितना है, यहाँ माइनस Q, तो इस प्लस Q की वजह से यहाँ हो जाएगा K Q बाय L और उसकी वजह से K माइनस Q बाय L। अब VF माइनस VI करना है, बस VF माइनस VI करना है, ठीक है। सो मेरा VF हो गया, नेगेटिव में VI डालता हूँ, नेगेटिव में वो VI डालो, यानी K Q बाय L प्लस माइनस K Q बाय L। अब देखो ये माइनस K Q बाय L और ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, K Q बाय 3L माइनस K Q बाय L, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, कैपिटल Q इंटू K ऑफ माइनस 2Q बाय 3L।
सिंपल सी चीज, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे तुम 3 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो देख पाओगे ये -3 के क्यू बाय 3l है और ये प्लस के क्यू बाय 3l है। सो -3 + 1 हो जाएगा -2 के क्यू बाय 3l। ये आ गया आपका वर्क डन। तो वर्क डन टोटल कितना आ रहा है? द वर्क डन इन टोटल एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इट इज टर्निंग आउट टू बी -2 टाइम्स के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 3l। अब यहाँ पे k की जगह भी दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप वैल्यू डाल दो। कितनी डाल दो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दो। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालोगे यहां डालोगे तो -2/3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाय l। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर सिंपली आएगा -ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l। दिस इज बेसिकली द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। दिस इज बेसिकली द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है यार? यस, ऑप्शन क्रमांक डी। ऑप्शन क्रमांक डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। कौन सा ऑप्शन सही है? ये। और कायदे में देखो यार, एक ही आंसर नेगेटिव था तो मुझे इतना ज्यादा भटकने की जरूरत भी नहीं थी। नेगेटिव आंसर ही सही होता, वहां से भी सही आया, और बाकी सारे आंसर्स पॉजिटिव थे, तो आप ये देख के भी समझ सकते हो। तो नीट आपको कभी कभी ऐसा एडवांटेज भी देता है, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन को समझने से और ट्राई करने से पहले एक बार ऑप्शन एनालिसिस कर लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन एनालिसिस कर लोगे तो उससे ये आइडिया मिल जाएगा यार कि हाँ जी आपका पॉजिटिव आंसर है कि नेगेटिव आंसर है। जैसे कि यहां समझ सकते थे हम कि फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता वो इसकी वजह से तो सेम था, बट इसकी वजह से क्योंकि ये दूरी ज्यादा जा रही है तो यहां पे पोटेंशियल कम होता, यहां पे ज्यादा होता। फाइनल माइनस इनिशियल करते तो एक डेल्टा वी नेगेटिव ही आता। समझ रहे हो? अब डेल्टा वी नेगेटिव आता, उसमें अगर तुम ये पॉजिटिव चार्ज मल्टीप्लाई करते तो फिर फाइनल आंसर कितना आता? फाइनल आंसर भाई तुम्हारा नेगेटिव ही आता। नेगेटिव एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, सो यही करेक्ट आंसर है। समझ रहे हो बात को? सो ये एक बेसिकली तुम्हें पिक्चराइजेशन देता है कि यार कई कई बार तुम्हें सवाल के ऑप्शन को ही देख लोगे तो भी समझ में आ सकता है कैसे एलिमिनेट कर दूं, है ना? क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल जो है वो रहा ये कि इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के साथ क्या होता है? पूरी सिस्टम के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ लाओगे, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इस पे कितना चार्ज है? इस पे नेगेटिव ही चार्ज है, इस पे क्यू की वैल्यू नेगेटिव ही है, और इस पे भी क्यू की वैल्यू नेगेटिव ही है, राइट? अब इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर। इसमें साइन भी इंक्लूड करना रहता है, सो के ऑफ -e इंटू -e अपॉन में आर, ये हो जाएगा के ई स्क्वायर बाय आर। तो आप देख सकते हो इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। आप देख सकते हो जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो क्या है? हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा के ई स्क्वायर बाय आर आएगा। अब ये सोचो कि यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? उन दोनों को पास ला रहे हो। उन दोनों को क्या कर रहे हो? पास ला रहे हो। अब उन दोनों को पास ला रहे हो तो आर की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। आर की वैल्यू कम हो रही है। अब आर की वैल्यू कम हो रही है तो यू की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी समय के साथ। समय के साथ आर यू की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आर कम होता जा रहा है। शायद पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक ही चीज हो सकती है कि वो इंक्रीज ही कर सकता है। और रीजनिंग बहुत सिंपल सी यही है कि सिंस आर इज रिड्यूसिंग देयरफॉर यू विल इंक्रीज। क्लियर? व्हेन यू आर ब्रिंगिंग चार्जेस क्लोज टू ईच अदर तो भाई आर की वैल्यू घटेगी तो यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, बढ़ जाएगी यू की वैल्यू, है ना? आप क्लास 12th में हो नैना, वेरी गुड यार, चलो बढ़िया है। सो क्लास 12th इज नॉट लेट फॉर यू टू स्टार्ट। एंड वन मोर थिंग इन एडिशन, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है यार जो कि पता है नैना, एक साल में ही प्रिपेयर करके आराम से एग्जाम निकाल लेते, आराम से एग्जाम निकालते हैं। वो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन को जुलाई से लेके
मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर तक क्लास 12th को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर 11th को उठाते हैं, 11th को पिक करते हैं और 11th को पिक करते हैं और उसको समाप्त कर देते हैं मार्च अप्रैल तक। तब तक वो टेंडेंसी हो जाती है स्टूडेंट की भी, आपकी भी, उतनी देर बैठने की, उतनी देर तक कॉन्सेप्ट्स को ग्रैप करने की। और आज की डेट में तो यार देखो इट्स वेरी वेरी इजी, क्योंकि आपके अंदर से आना चाहिए पढ़ना, है ना। अगर आपके अंदर से आ गया तो आपको आराम से रिसोर्सेज मिल जाएंगे, रिसोर्सेज क्रंच नहीं होंगे। जो मेरे टाइम पे एक चीज होती थी कि रिसोर्स क्रंच हो जाता था, हमारे पास ये पता नहीं रहता था और बेसिकली हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था कि यार कहां से हम एजुकेशन ले पाए। ओके, बट आपके पास है, यू नो इट, आपके पास बस आप यू हैव ऑल दी ऑप्शंस माय डियर, यू जस्ट हैव टू चूज इट। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अब जहां ऑप्शंस बहुत ज्यादा है तो वहां पे क्या चीज लैक करती है? योर डिटर्मिनेशन, योर कंप्लीट फोकस। अगर आपका कंप्लीट फोकस है ना नैना, सो यू कैन definitely do it, trust me. And one more thing I would like to add on over here is कि क्लास 12th से जो पोर्शन है ना वो 60% आ रहा है पुराने सालों की ट्रेंड से, और ये होता ही है कि क्लास 12th से आपका 60% ऑफ द सिलेबस आता है और क्लास 11th पे अराउंड 40% आता है। तो क्लास 12th को तो बहुत अच्छे से कर ही लो, क्लास 12th को तो बहुत अच्छे से कर ही लो, ठीक है। आओ चलते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट नहीं, बेसिकली अगला सवाल है ये रहा कि यहां पे 10 चार्जेस दिए हुए हैं। 10 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद कांस्टेंट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव चार्जेस, ठीक है। ऑल्टरनेट चार्जेस दिए हैं 1, 3, 5, 7, 9 हैव चार्ज प्लस क्यू ईच, while 2, 4, 6, 8, 10 have charge minus q each. Which of the following options correctly give the value of potential V and electric field E at the center of the circle? ठीक है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं हमें, जहां पे ये जो P लिखा हुआ है वो बेसिकली पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां जो P लिखा हुआ है वो पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हो क्या रहा है यहां पे, तो इसको समझने के लिए पहले बनाना पड़ेगा एक सर्कल। तो ये बना दिया मैंने सर्कल, क्या बात है यार, देख रहे हो फ्री हैंड डायग्राम कितना सही बनाया मैंने। अब इसमें क्या किया है कि 10 चार्ज बांट दिए मैंने, 10 चार्ज बांट दिए इक्वल एंगुलर सेपरेशन पे। इक्वल एंगुलर सेपरेशन पे मैंने 10 चार्जेस को रख दिया है। तो देखो हिसाब कुछ इस तरीके का होगा कि भाई 5 चार्ज तो होंगे, जो 5 चार्जेस होंगे, ठीक है, 5 चार्जेस इस तरफ होंगे, 5 चार्जेस इस तरफ होंगे, समझ रहे हो कि नहीं? तभी तो 10 हो पाएंगे भाई। 5 इस तरफ होंगे, 5 इस तरफ होंगे, या फिर इस तरीके से समझ सकते हो कि 2 मैंने यहां बना दिए, 2 मैंने यहां बना दिए और 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, तो 4, 4, 8, 2, 10। इस तरीके से आप चार्जेस को बांट सकते हो, ठीक है। सो 2 तो चार्जेस देखो यहां रख दिए, अब 4 यहां बांटने, यहां पे 4 बांटने। तो भाई देखो सिंपल सी चीज, यहां पे एक क्वाड्रेंट होता है कुछ इस तरीके का, ये क्वाड्रेंट हो गया, इसमें 2 दे दो, इसमें 2 दे दो, इसमें 2 दे दो, इसमें दे दो, ठीक है। तो इसमें 2 दे दोगे, इसमें यहां पे 2 दे दोगे, यहां पे भी 2 दे दिया, ये हो गया, मैंने चार्जेस बांट दिए 10, ये मैंने चार्जेस बांट दिए 10, ठीक है। अब 1, 3, 5, 7, 9 पे चार्जेस कितने? प्लस क्यू, तो 1 इसको मान लेते हैं, तो ये 1 पोजीशन है तो इस पे प्लस क्यू, ठीक है। फिर 3, ये 2 हो जाएगा, तो 2 पे क्या है? माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर 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 माइनस क्यू। ये है हिसाब, ये है हिसाब, देख लो। मजेदार सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। अब है तो ये वैसे जेई लेवल का, बट मेन पॉइंट ये है कि हो सकता है आपको ये एनालिसिस दे दे और आपसे पूछ ले नीट में कि भाई सेंटर पे बताओ पोटेंशियल कितना होगा, ये केस पूछ सकते हैं आपसे, क्लियर है। सो यहां पे देखो एक चीज समझने वाली ये है कि डायगोनली ऑपोजिट या बेसिकली डायमेट्रिकली कौन कौन से चार्जेस है। तो डायमेट्रिकली आप देखोगे तो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, क्लियर, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। ऐसे ये वाला माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट है।
ऐसे ये वाला और ये वाला ये भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। ऐसे ये वाला और आपका ये वाला ये भी आपका डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। फिर ये वाला और ये वाला ये भी आपके डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। तो आप देख सकते हो हर डायमीटर के ऑपोजिट एंड्स पे एक प्लस और माइनस क्यू चार्ज है। तो यार देखो पोटेंशियल निकालना तो काफी सरल हो गया। पोटेंशियल निकालना काफी सरल केस हो गया। क्यों सरल हो गया? क्योंकि यार पोटेंशियल जो होगा सेंटर पे वो कितना हो जाएगा भाई, इसकी वजह से प्लस आएगा तो इसकी वजह से नेगेटिव, इसकी वजह से प्लस तो इसकी वजह से नेगेटिव। तो ओवरऑल अगर आप इसको प्रॉपरली मतलब यहां पे तो बहुत सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी होता ना तो भी सेंटर पे पोटेंशियल तो शून्य ही आता। और उसका एकमात्र रीजन बस इतना है कि पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस कितना होता है, मल्टीपल चार्जेस होता है भाई के कैपिटल क्यू की स्मॉल, जो कि प्लस क्यू उसकी वजह से इतना और माइनस क्यू की वजह से इतना। क्लियर है? तो प्लस क्यू की वजह से ऐड होता रहेगा, नेगेटिव की वजह से सब्ट्रैक्ट होता रहेगा और यही फाइनली जाके जीरो कर देगा। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर। सेंटर पे जो पोटेंशियल हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, शून्य के बराबर। इसके लिए तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वहां पे डेफिनेटली आपका ये सिमेट्री का हेल्प आएगा। पोटेंशियल में तो कोई हेल्प नहीं आएगा। पोटेंशियल में तो आप आड़ा टेढ़ा ही बांट देते ना कि 10 के 10 इधर रख दिया आपने, मतलब मान लो 8 इधर रख दिए और 2 इधर रख दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल, और 2 इधर रख दी, तब भी सेंटर पे शून्य आता। ठीक है, बट यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो वो जीरो नहीं आती, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। रीजन बताता हूं, इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो इस माइनस क्यू की वजह से इधर होगी। अच्छा नहीं 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 नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी आएगी। देखो, इस प्लस क्यू की वजह से इधर होगी तो इस माइनस क्यू की वजह से इधर होगी। अभी देखो बात करते इस प्लस क्यू की वजह से इधर होगी तो माइनस क्यू की वजह से भी इधर होगी। ठीक है, ये मैंने इन दोनों की बात कर ली। ठीक है, अब इस प्लस क्यू की वजह से इधर होगी, क्लियर, और माइनस क्यू की वजह से भी इधर ही होगी, राइट। इसकी बात करते हैं, इस माइनस क्यू की वजह से इधर होगी और प्लस क्यू की वजह से भी इधर ही होगी, क्लियर, और इस प्लस क्यू की वजह से इधर होगी और माइनस क्यू की वजह से भी इधर ही होगी। हाँ, तो देखो अब तुम देख सकते हो यहां पे जो 2e है, सबका मैग्नीट्यूड कितना है, 2e है, सबका मैग्नीट्यूड 2e है, और सब जो है सेम एंगल से बने हुए हैं। सारे के सारे जो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड देख सकते हो सब में सेम एंगल है, सब में 5 पेयर बन रहे हैं और सब में सेम एंगल है। मतलब यहां पे जितना एंगल उतना है, यहां पे 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 एंगल। मतलब अगर ये टोटल 360 है तो 360 बटे 5 कर दोगे तुम तो 360/5 कर दोगे तुम तो 72 डिग्री का हर एक का एंगल है, क्योंकि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना यार। अब इस सिनेरियो में बताओ तुम कि क्या केस होगा। इन सबका अगर मैं नेट निकालूंगा तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं आएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या शून्य नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, शून्य, बिल्कुल शून्य आएगी, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक इधर आएगा, इसका नीचे आएगा, इसका नीचे आएगा, और फाइनली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? शून्य आ जाएगी। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, इन सारे वेक्टर्स को बताओगे ना तुम तो सारे वेक्टर्स बेसिकली एक पेंटागन बनाएंगे, सारे के सारे वेक्टर्स एक पेंटागन बनाएंगे। जैसे कि देख सकते हो ये वाला इस वेक्टर को बताएगा, फिर उसके बाद ये वाला किसको बताएगा? ये वाला इस वेक्टर को बना देगा, फिर उसके बाद ये किसको बनाएगा? ये इसको बना देगा, फिर ये वाला किसको बनाएगा? ये वाला, ये वेक्टर हो गया, और फिर उसके बाद ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये वाला, यही वाला वेक्टर है, ठीक, नहीं ये वाला तो ये हो गया, ये वाला इसी में से इस वेक्टर को बनाएगा, ये वाले को, इस वाले को, ये वाला इसको डिनोट करेगा। तो ये 5 वेक्टर होगा, तो तुम देख सकते हो सारे के सारे वेक्टर साइक्लिक हैं और फाइनली इनका जो नेट वेक्टर सम आएगा वो शून्य के बराबर आएगा। मतलब एक मजेदार बात यहां पे क्या समझ में आती है कि सर इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे भी जीरो ही आएगी। क्लियर है? तो यहां पे केस कौन सा होगा भाई? ऑप्शन क्रमांक सी। आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था यही, जिसमें आपको काफी सारे इंसाइट मिले। ठीक है, एक तो अगर ये अरेंजमेंट आपको कल को एग्जाम में आ जाता है तो हमें क्वेश्चन को कैसे परसेप्ट करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है कि प्लस क्यू माइनस क्यू इस हिसाब से अरेंजमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो भाई सेंटर पे पोटेंशियल शून्य होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी शून्य होगी। आप देख सकते हो पूरा वेक्टोरिकली बता रहा हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो,
कब शून्य होगी? जबकि ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो पोटेंशियल जीरो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि फॉर अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन V will be equal to 0 but E won't be equal to 0। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो यार, क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऐसे सॉल्व करो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड 3-4 सवाल और बने, वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहिए कि बस हाँ इस क्वेश्चन को समझ लिया काम खत्म। यही सवाल थोड़ी आएगा यार, जरूरी थोड़ी कि यही सवाल आएगा। सवाल तो कुछ भी आ सकता है। अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल कुछ भी आ सकता है, तो सवाल को सॉल्व ही ऐसे करना है कि यार वो तो सॉल्व हो ही हो, उससे रिलेटेड जो उसके इनसाइड के कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आए। क्लियर है? तो ये हो गया आज का सवाल, सबसे बेहतरीन वाला सवाल, करेक्ट आंसर पता चल गया है। अब आओ इस क्वेश्चन को करते हैं इन पर्टिकुलर, मजा आएगा। कि एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग रॉड AB ऑफ लेंथ है। ठीक है, एक लंबी रॉड AB पे एक चार्ज Q रखा हुआ है। ठीक है सर, ओके, एज शोन इन फिगर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा लाइंग एट अ डिस्टेंस L एंड A। मतलब यहां पे इस पॉइंट पे इस पूरी रॉड की वजह से जो पोटेंशियल होगा कितना होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे किसका लग रहा है? कैलकुलस का लग रहा है। यहां पे कैलकुलस का यूजेज होगा और ये सवाल हमें पता होना चाहिए कैसे करना है। तो आओ उसी को देखते हैं। अब जो पूरा का पूरा चार्ज है प्लस Q, वो किस पे बटा हुआ है? पूरा का पूरा चार्ज इस रॉड पे बटा हुआ है। पूरा का पूरा जो चार्ज है इस रॉड पे बटा हुआ है। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पे एक पहले छोटा सा एलिमेंट लूंगा। मैं क्या लूंगा? यहां पे पता करना है ना मुझे पोटेंशियल। तो एक काम करते हैं, यहां से x डिस्टेंस दूर जाते हैं और x डिस्टेंस दूर जाके यहां पे एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसकी विड्थ कितनी है? dx। ठीक, यहां से x डिस्टेंस दूर जाते हैं और एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसकी विड्थ कितनी है? जिसकी विड्थ है टोटल dx है, ये है टोटल विड्थ dx। अब इस dx में चार्ज कितना है भाई? तो dx में चार्ज इतना है, dx में चार्ज इतना आ गया, दिख सकता है आप लोगों को, ये dx का चार्ज हो गया। इस dx की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? इस dx में चार्ज कितना होगा पहले तो ये बताओ। तो इस dx में चार्ज हो जाएगा dq और इस dq की वजह से यहां x डिस्टेंस दूर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो सिंपल जो छोटा सा dv होगा दैट इज गोइंग टू बी k dq अपॉन जो डिस्टेंस क्या है x। ये हो जाएगा छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्मॉल चार्ज dq। इस छोटे से चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा यहां पे कितना हो जाएगा पॉइंट O पे? k dq बाय x। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे तो भाई पूरी रॉड की वजह से पता करना है, तो मुझे नेट पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है जो कि हो जाएगा इन सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन। अब सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ k dq अपॉन x। सिंपल सी चीज। ओके सर, बढ़िया। क्या मैं dq को x के टर्म्स में लिख सकता हूं? उससे इंटीग्रेट हो जाएगा फंक्शन। तो कैसे लिखेंगे? देखो भाई, सिंपल सी चीज, लेंथ l में चार्ज कितना है q, तो 1 यूनिट लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा? q बाय l। सो छोटे से dx यूनिट लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा? q बाय l इंटू dx। ये कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी द नेट dq चार्ज ओवर हियर। दिस ओवर हियर इज गोइंग टू बी द नेट dq चार्ज ओवर हियर। ओके, सो यहां पे dq की जगह क्या आ जाएगा? जो v नेट होगा दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? k q बाय l इंटू dx ओवर हियर, k q बाय l इंटू dx डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब k q बाय l तो बाहर आ गया, और 1 अपॉन x dx कितना होता है? नेचुरल लॉग x। 1 अपॉन x dx कितना होता है? नेचुरल लॉग x। नेचुरल लॉग x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? तो वो जाएगी l से लेके 12 तक। कहां से? l से लेके 12 तक। क्लियर? अब l से लेके 12 तक तो नेट कितना आ जाएगा? नेट विल बी इक्वल टू k q बाय कैपिटल L k कैपिटल Q बाय L, सिंपल सी चीज, और नेचुरल लॉग 2L अपॉन L। फाइनल माइनस इनिशियल जो कि 2L माइनस L हो जाएगा। सो 2L अपॉन L, L से L कैंसिल। सो कितनी आ रही है वैल्यू भाई? V नेट की वैल्यू आ जाएगी सर k कैपिटल Q बाय L इंटू नेचुरल लॉग 2।
ओके अब ऑप्शन है क्या इससे रिलेटेड, देखो जरा, K कैपिटल Q बाय L इंटू नेचुरल लॉग 2, K कैपिटल Q बाय L इंटू नेचुरल लॉग 2, ठीक है। सो ये रहा ऑप्शन K कैपिटल Q बाय L, क्योंकि जो V आ रहा है दैट इज टर्निंग आउट टू बी K कैपिटल Q बाय L इंटू नेचुरल लॉग 2। अब K क्या है, K हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय L इंटू नेचुरल लॉग 2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू L हो गया, अच्छा ये Q अपॉन L हो गया, राइट, और ये नेचुरल लॉग 2 हो गया, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरीके से दिया था फॉन्ट में कि समझ ही नहीं आ रहा था कि है क्या, क्लियर। तो इसको जरा अलग अलग भी लिख देते हैं यार, ये ln2 अलग है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ln2 अपॉन कैपिटल L, दिस इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई थिंक सभी को समझ में आया, सिंपल सा सवाल था, कैलकुलस का हल्का सा यूजेज है, और देखो इतना हल्का सा यूजेज आपको पूछा जाता है तो ये कैलकुलस का यूजेज आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। ओके चलो बढ़िया से, अब आओ एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि एक रिंग की वजह से पोटेंशियल कितना होता है उसके सेंटर पे, ठीक है। सो सपोज करते हैं यहां पे प्लस क्यू चार्ज पूरा थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज है थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मुझे पता करना है कि भाई सेंटर पे कितना होगा, सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग पे पोटेंशियल कितना होगा, मुझको ये पता करना है। कोई नहीं सर, पता करते हैं। अब देखो इसको करने से पहले एक सवाल भी कर लेते हैं कि सपोज एक एंगल है, एक एंगल पे एक आर्क है, ठीक है, ये एक आर्क है, ठीक है, ये एक आर्क ऑफ अ रिंग है और इस पे प्लस क्यू चार्ज है, और ये जो आर्क है ये कहां सबटेंड कर रहा है, ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना होगा मुझको ये पता करना है। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द आर्क दैट इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर, दैट इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर। सो ये जो आर्क है ये बेसिकली यहां पे कोई भी छोटा सा एलिमेंट तुम लेते हो, मान लो dq, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट तुमने ले लिया, मान लो dq। अब इस dq की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस dq की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सो dv विल बी इक्वल टू k dq अपॉन जो भी पोटेंशियल जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू r, सो k dq अपॉन कैपिटल R, दैट्स गोइंग टू बी द वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस dq एलिमेंट ओवर हियर एट दिस पॉइंट दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द आर्क, ठीक है सर। अब टोटल चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी जस्ट k dq अपॉन कैपिटल R, सो k अपॉन कैपिटल R बाहर, इंटीग्रेशन dq हो जाएगा कैपिटल Q। सो मतलब कि जितना भी टोटल चार्ज होगा इस पे कैपिटल Q, दैट इज सिंपली द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क। समझ रहे हो आप, मतलब कि यहां पे कोई थीटा का रेलेवेंस है ही नहीं, आता ही नहीं है, क्योंकि यहां पे k बाय r बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन dq कितना होता है कैपिटल Q के बराबर। मतलब तुम यहां पे एक पाई बाय टू लेंथ का एक आर्क ले लो, या फिर मतलब बेसिकली क्वार्टर सर्कल ले लो, या फिर पूरा सेमी सर्कल ले लो, या 3/4 ऑफ अ सर्कल ले लो, या पूरी की पूरी रिंग ले लो, एंगल थीटा का कोई रेलेवेंस नहीं है। मतलब इसके लिए अगर सेंटर पे 0 KQ बाय R आ रहा है, तो पूरी अगर रिंग की बात करूं तो उसके लिए भी सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, K कैपिटल Q बाय R। सिंपल सी चीज यही है, ठीक है, K कैपिटल Q बाय R पूरी रिंग की वजह से और एक R की वजह से, दोनों की वजह से एक। अब एक चीज अंतर यहां आती है कि जब मैं इसकी एक्सिस पे चला जाता हूं, एक रिंग की एक्सिस पे चला जाता हूं, मतलब यहां पे x डिस्टेंस दूर चला जाता हूं, ठीक है, यहां से x डिस्टेंस दूर जाता हूं तब कितना होता है। तो यहां पे भी सिंपल सी चीज है यार, क्योंकि यहां देखो यार वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। तो एक मान लो रिंग है और उसकी एक्सिस पे पता करना है, तो यहां पे एक छोटा सा चार्ज लेते हैं, मान लो dq, और इस dq की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सो dv विल बी इक्वल टू k dq अपॉन जो भी दूरी है यहां पे कितनी है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे वापस नेट पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट मतलब इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट, यानी k dq अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओवर है, बिल्कुल सही बात। अब ये जो dq देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे dq है थ्रू आउट द रिंग, ऐसे बहुत सारे dq है थ्रू आउट द रिंग, और सब dq की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा, सारे dq की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा जो कि हो जाएगा dv, और सारे dq अगर तुम देखोगे तो सबकी जो दूरी है इस पॉइंट P से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। सो यहां से k बाहर आ जाएगा,
और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी सबके लिए सेम ही है सब, क्योंकि इसके सरकमफ्रेंस पे, तो वो भी बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, वापस इंटीग्रेशन डी क्यू। अब इंटीग्रेशन डी क्यू मतलब सारे चार्जेस क्यू जोड़ दो, तो भाई वो वापस वही आ जाएगा, ये कैपिटल क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंपल सी चीज। तो पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग कितना होता है, पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग कितना होता है, तो एक रिंग अगर मैंने बनाई तो इसकी एक्सिस पे x डिस्टेंस दूर जाओगे और इसका जो रेडियस है अगर r है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो k कैपिटल Q अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। क्लियर। अब यही चीज अगर तुम सेंटर पे ले आओगे तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल r 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मात्र के क्यू बाई एक्स के बराबर। के क्यू सॉरी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर तुम सेंटर पे आ जाओगे, तो एक्स 0 हो जाएगा, तो के क्यू बाई आर, जितना कि अभी पिछले केस में पढ़ा। तो यही एनालिसिस है। एक रिंग का तो बड़ा आसान होता है भाई, एक रिंग का तो बहुत ही आसान सिनेरियो होता है कि आपको सेंटर पे या एक्सिस पे पता करना है। आई सपोज फॉर्मूला सबको याद रहेगा, कोई टफ बात इसमें होनी नहीं चाहिए, बड़ी इजीली आप इस चीज को समझ सकते हो कि अगर मैं एक्सिस पे जाऊंगा, अगर मैं एक्सिस पे जाता हूं, यहां पहुंचता हूं, तो जो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और वही चीज अगर मैं सेंटर पे चला जाऊंगा, यहां पे चला जाऊंगा, तो किसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी भाई, एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी शून्य, एक्स की वैल्यू शून्य हो जाएगी, तो फाइनली के क्यू बाय आर के बराबर होगा, जितना कि मैंने यहां समझा है और इस केस में समझा। तो रिंग के लिए तो भूलना भी मत, बिल्कुल मत भूलना, आसान सा सिनेरियो। अब आते हैं डिस्क पे कि डिस्क की वजह से कितना होगा। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलस का यूजेज लगेगा और यहां पे बेसिकली मैं इस तरीके से अप्रोच करूंगा कि मैं इस डिस्क पे क्या होता है, देखो डिस्क में तो थ्रू आउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। रिंग में क्या था कि बस सरकमफ्रेंस पे था, इसमें थ्रू आउट चार्ज है, हर जगह चार्ज बटा हुआ है, राइट, इसमें हर जगह चार्ज बटा हुआ है। अब इसमें अगर हर जगह चार्ज बटा हुआ है तो इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना होगा वो पता करना है। तो यहां पे सिंपल सी चीज ये करते हैं कि भाई चार्ज डेंसिटी मान लो पूरी डिस्क पे है तुम्हारी सिग्मा, चार्ज डेंसिटी मान लो पूरी डिस्क पे कितनी है, सिग्मा। क्लियर। अब इस सिग्मा की वजह से एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूंगा मैं, कुछ इस तरीके का, ठीक, ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूंगा मैं, और इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पे पोटेंशियल पता करूंगा। समझ रहे हो बात को। ये एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूंगा, यहां पे एक एक्स लेंथ पे जाऊंगा, ये जो विड्थ आप देख रहे हो, ये जो आप विड्थ देख रहे हो, ठीक है, ये जो विड्थ दिख रही है ना आपको इतनी सी, ये हो जाएगी मेरी dx। सो ये dx विड्थ में, ये dx विड्थ में जो चार्ज रहेगा उसकी वैल्यू पता करूंगा। क्लियर। और उसकी वैल्यू अगर पता कर ली मैंने, उसकी वैल्यू पता कर ली, तो उससे रिलेटेड चार्ज पता करूंगा कि भाई कितना चार्ज होगा, ये dx लेंथ हो जाएगा। क्लियर है। इस dx लेंथ में चार्ज कितना होगा वो पता करूंगा, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो dq हो जाएगा। और उस dq की जो वैल्यू होगी, जो dq की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, dq की वैल्यू हो जाएगी जो भी मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इनटू वो जो एरिया है ये। अब ये एरिया कितना होता है, तो ये एरिया जरा निकालने की हेल्प करता हूं मैं आप लोगों की। देखो ये एक रिंग थी और ये एक रिंग थी, ठीक है। ये मैंने x डिस्टेंस पे एक रेडियस लिया है और ये जो है मेरा dx विड्थ पे। अब मुझे इसकी एरिया की वैल्यू पता करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, एरिया पता करना है, dA क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा बड़े वाले का सर एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, मतलब पाई ऑफ x प्लस dx का होल स्क्वायर माइनस पाई ऑफ x स्क्वायर। सिंपल सी चीज। क्लियर। इसको ओपन कर दो, इसको ओपन करोगे तो देखो तुम देखोगे पाई ऑफ x स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर प्लस 2x dx माइनस ऑफ यहाँ पे x स्क्वायर, क्योंकि पाई कॉमन ले लिया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और dx बहुत छोटा था तो dx का होल स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, और इतना छोटा हो जाएगा कि तुम उसे लिखो या ना लिखो, उसे ऐड करो, डिवाइड करो, माइनस सॉरी डिवाइड नहीं, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम यहां से dx को इग्नोर कर दोगे तो फाइनली जो dA की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, पाई इंटू 2x dx। तो वही चीज यहां लिख रहा हूं मैं, dA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई x dx। सिंपल सी चीज। क्लियर है, समझ गए। इसको ओपन करा, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, dx स्क्वायर इतना ज्यादा छोटा है कि 2 पाई 2x dx में जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे इग्नोर कर देंगे। तो फाइनली जो dq की वैल्यू आ रही है दैट विल टर्न आउट टू बी सिग्मा इंटू 2 पाई x dx। ये मेरा dq आ गया, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा dq आ गया, जितना चार्ज इस छोटी सी रिंग में, इस छोटी सी
रिंग में, मतलब ये जो डिस्क का एक पार्ट लिया है मैंने DQ, उसमें बसा हुआ है, उसमें बसा हुआ है। समझ रहे हो बात को? रुको यार दोबारा बनाता हूं, शायद उतना क्लियरली दिख नहीं रहा। यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे एक डिस्क बनाई मैंने, क्लियर, और इस डिस्क में जो चार्ज है वो है मेरा DQ। ओके, और ये डिस्क कितनी दूरी पे बनाई थी? डिस्क बनाई थी मैंने x दूरी पे, और इसकी जो विड्थ थी वो कितनी है? dx विड्थ है। इसमें जो चार्ज है वो कितना है? इसमें जो चार्ज है वो DQ चार्ज है। क्लियर है? अब शायद समझ रहे हो तुम। ओके, सो ये जो टोटल चार्ज है इसके अंदर दैट इज इक्वल टू DQ, और ये x और dx पे बनी हुई है। अब इसकी वजह से यहां पे मुझे पोटेंशियल पता करना है। तो क्या तुम्हें रिंग की वजह से पता है कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस? क्या तुम्हें एक रिंग की वजह से पता है? शायद पता है तुम लोगों को। सर रिंग की वजह से तो सिंपल सा होता है यार, अगर रिंग है उसका रेडियस r है, x डिस्टेंस पे है, अगर कहां पे x डिस्टेंस पे, तो इस x की जगह अब एक काम करते हैं, इस x की जगह एक काम करते हैं, चलो इस x की जगह नहीं लेते, हम दूसरा x ले लेते हैं, इसको x ही रहने देते हैं, हम इसको r ले लेते हैं। हम इसको क्या करते हैं? r कंसिडर करते हैं। हम इसको और इसको r कंसिडर कर लेते हैं, इसको भी r और यहां पे भी r। ओके, या इसको तो x ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको x ही रहने दो, लेकिन यहां पे जो तुम है इसको r कंसिडर कर लो, इसको क्या कर लो? r और ये dr। ठीक है, सो ये r और dr हो जाएगा, तो यहां पे 2 पाई r dr हो जाएगा। क्लियर है ना? 2 पाई r dr हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहां के x से तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए इसको 2 पाई r dr कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये r दूरी पे dr, वही सेम चीज, x पे dx है, तो आंसर कितना आता है? dx, da की वैल्यू कितनी आ रही है? पाई 2 पाई x dx। ठीक है, da कितना आ जाएगा? 2 पाई x dx। तो वही चीज यहां पे कर रहा हूं, r पे है और एक छोटा सा विड्थ ले लिया मैंने dr का, सो फाइनल जो dq हो जाएगा कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 2 पाई r dr, ये dq हो गया। अब इस r डिस्टेंस दूर एक रिंग की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल होता है कितना होता है? दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू k कैपिटल Q अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब भी जस्ट पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही। तो इस dq की वजह से, सपोज ये तो रिंग थी जिसपे चार्ज कैपिटल Q था, तो इस dq की वजह से कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा dv, और दैट विल बी इक्वल टू k dq अपॉन अंडर रूट ऑफ, भाई इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस तो आ रही है, और ये दूरी कितनी है? ये दूरी x है, ये दूरी x है, राइट, और इसकी वजह से यहां पे पता कर रहा हूं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, सिंपल सी चीज। तो ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। dq की वैल्यू भी यहां डालो, तो ये कितना हो जाएगा? k सिग्मा 2 पाई r dr, 2 पाई r dr डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा छोटा सा dv। दिस इज बेसिकली और छोटा सा dv। अब तुम्हें जब पोटेंशियल निकालना है ना पूरी डिस्क की वजह से, तो तुम्हें इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये स्मॉल r जो तुम्हें दिख रहा है इसकी तुम्हें लिमिट लेनी पड़ेगी, कहां से कहां तक? 0 से लेके इस कैपिटल R तक, इस कैपिटल R तक, जो कि इसका टोटल रेडियस है। ठीक है, सो बस यही चीज करनी रहती है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस टर्म को मैं t मान लूंगा। आओ इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है? v निकालने के लिए इंटीग्रेशन k सिग्मा 2 पाई r dr अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसको करना 0 से लेके r तक। कहां से कहां तक? भाई ये डिस्क थी मेरी, और इसमें तुमने ये r डिस्टेंस दूर एक छोटा सा सेक्शन लिया था, और अब इस r की वैल्यू तुम्हें यहां से लेके इस कैपिटल R तक सबको कवर करते जाओगे, तो ये सारे छोटे छोटे जो सेक्शन है, ये सारे छोटे छोटे जो सेक्शन है वो कवर होते जाएंगे। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे सेक्शन कवर होते जाएंगे। क्लियर? ठीक है, ओके सर, बढ़िया। अब क्या करना है? ये x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर जो तुम्हें दिख रहा है इसको t ले लो। ठीक है, यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। लेट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dt की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 पाई r dr। dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई r। dt दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन तो 0, 2 पाई r dr। अब यहां पे आप देख, सॉरी 2 पाई r नहीं, 2r dr, कितना हो जाएगा? 2r dr। इस दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया मैंने देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया है, इधर भी डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब d ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इधर भी डिफरेंशिएट कर दिया d ऑफ t। ठीक, सो फाइनली जो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r dr का, दैट इज गोइंग टू बी dt।
अब बेसिकली तुम देख सकते हो यहां पे 2r ऑलरेडी रखा हुआ है, 2r ऑलरेडी रखा हुआ है, तो वो dt हो जाएगा और ये अंडर रूट ऑफ t हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये देखो सिंपल से आ जाएगा k सिग्मा और ये पाई बाहर, और अंदर क्या रहेगा 2r तो 2r हो जाएगा मेरा dt, और अंदर रूट में ये पूरा आ गया मेरा t, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत बच्चों वाला है, t रेस टू दी पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t रेस टू दी पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा k सिग्मा पाई t रेस टू दी पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड -1/2 + 1, यानी अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, अब मैं इसमें फाइनल वैल्यू डालूंगा और उसके पास अपनी लिमिट्स रखूंगा। इसमें फाइनल वैल्यू डालूंगा तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल वैल्यू हो जाएगी k सिग्मा पाई रूट t हो जाएगा, मेरा रूट t था अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, और ये 1/2 इधर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट आएगी किसकी भाई, स्मॉल r की जगह 0 से कैपिटल R रखना है, 0 से कैपिटल R रखना है, यही मेरी लिमिट है। ठीक, यही मेरी लिमिट है। क्लियर। अब यहां पे पहले 0 फाइनल लिमिट रखूंगा, लोअर लिमिट रखूंगा तो आ जाएगा 2k सिग्मा इंटू पाई, 2k सिग्मा इंटू पाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस 0 रखूंगा तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि हो जाएगा x। ये आता है भाई पोटेंशियल, ये आता है पोटेंशियल, समझ रहे हो। और इसके एक ही जगह रख देना 1/4πε0, तो सिग्मा बाय 2ε0 आ जाएगा। दिस इज बेसिकली द आंसर। मतलब एक डिस्क की वजह से जिसपे थ्रू आउट चार्ज प्लस q बसा हुआ है, ये तुम्हें याद रखना है, कैलकुलस हर बार नहीं लगाओगे, तुम्हें एक्सप्रेशन पूरा याद रखना है। क्लियर है। तो इसकी वजह से x डिस्टेंस दूर, और अगर इसका रेडियस कितना है कैपिटल R, ठीक है, तो x डिस्टेंस दूर जो पोटेंशियल आएगा दैट इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू ओवर हियर, जहां पर ये जो आप स्मॉल r स्क्वायर देख रहे हो वो बेसिकली कैपिटल R है। ठीक है, ये क्या है मेरा कैपिटल R स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस x आएगा। और वही चीज जब x की वैल्यू 0 कर दोगे तो सेंटर पे कितनी आ जाएगी, यहां 0 करोगे तो सिग्मा बाय 2ε0 इंटू R आ जाएगी। ठीक है, इतनी आ जाती है। क्लियर, समझ रहे हो बात को भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझने की। देख लो यस। ठीक है, सो ये पोटेंशियल हो जाता है सिग्मा बाय 2ε0, ये एप्सिलॉन है, ये कितना है, ये एप्सिलॉन है, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस ऑफ x। ठीक है, दिस इज बेसिकली द फाइनल आंसर ओवर हियर। ये हो जाता है पोटेंशियल एट एनी जनरल डिस्टेंस x फ्रॉम अ डिस्क पर्टिकुलर ओवर हियर। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ बेसिकली होता है इस तरीके का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये रहता है मेरा करेक्ट ग्राफ। ग्राफ बना लेना v का r से। आप देख सकते हो जब स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाती है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क, तो बेसिकली ये जो r देख रहे हो मेरा x ही था, वो क्या था मेरा x था। ठीक है ना, मेरा क्या था वो x, जो आपने एक्सप्रेशन में x देखा है ना, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये यहां से यहां का, और इसको उन्होंने r बोल दिया है, इसको r बोल दिया। क्लियर है, वो रेडियस को r नहीं बोल रहे, इसको r बोल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप समझ जाओ। तो ये x के साथ भाई सेंटर पे कुछ वैल्यू आती है क्या, हाँ जी सर बिल्कुल, सेंटर पे एक वैल्यू आती है, सेंटर पे एक वैल्यू आती है। कितनी आ जाती है, यहां पे डाल के देख लो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो सिग्मा बाय 2ε0 इंटू R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर का अंडर रूट यानी R आ जाएगी। तो सेंटर पे डेफिनेटली एक वैल्यू आती है, और उसके बाद वैल्यू घटती चली जाती है, और फाइनली इंफिनिटी पे जाके 0 होती है। सो ये मेरा करेक्ट ग्राफ है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क। ठीक, सो इसके साथ ही आज का सेशन हम क्लोज करेंगे।
एंड आई थिंक पूरे सेशन में आपको काफी अच्छे पॉइंटर्स मिले होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड, उसके किस टाइप के सवाल आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हैं, उसके बाद फिर एनालिसिस भी किया, पोटेंशियल भी डिफाइन किया एक रिंग और डिस्क की वजह से। तो आई एक्सपेक्ट कि आप ये पॉइंटर्स को याद रखोगे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, इन चीजों को दिमाग में रखना, क्योंकि ये आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड देखो सवाल तो आया है, जैसा कि मैंने दिखाया, और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड सवाल आते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, जिसको हम अपने अगले सेशन में क्लियर करेंगे, जब हम जानेंगे कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या है और उससे रिलेटेड किस किस टाइप के सवाल पुराने सालों में आए हैं। और ट्रस्ट में उससे रिलेटेड सवाल काफी ज्यादा आते हैं। मेन देखो इस चैप्टर में यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला सेशन जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, तो दूसरा सेशन जहां पे पोटेंशियल का रिलेशन और उसकी वैल्यूएशन के बारे में बात की जा रही है। और इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है कैपेसिटेंस से रिलेटेड, कि कैपेसिटर क्या होता है, तो वो भी एक मेजर बल्कि पोर्शन है। बट नेक्स्ट क्लास तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को पूरा कंप्लीट क्लोज कर देंगे, जहां पे हम रिलेशन जानेंगे ई और पी के बीच में। तो I will sign off with this particular note. I hope you all have loved the session. और आपको काफी अच्छे टेक अवेज मिले होंगे यार। देखो मेरा एक मानना है, टेक अवे हमेशा होना चाहिए। कहीं भी आप जाओ, किसी को भी अपना टाइम दो, टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज है, एंड आप स्टूडेंट्स के लिए तो खासकर से। सो यू शुड हैव दोस टेक अवे एलिमेंट्स। हर जगह से टेक अवे एलिमेंट लेना ही चाहिए। सो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय, एंड स्टे हेल्दी, स्टे क्लियर विथ योर माइंड्स। बाय बाय।